मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। टेक योर सीट। थैंक यू सर। आपने बीटेक किया है यस सर। और उसके बाद सिविल सेवा के क्षेत्र में आना हो रहा है आपको, यस सर। तो ऐसा क्यों? सर उसी फील्ड में करियर क्यों नहीं बना सकते? सर मेरा इंटरेस्ट था पब्लिक सेवा में आने का। इसके लिए सर मैं कुछ दिन आईटी कंपनी में काम किया था मैंने, एक्सेंचर में। तो काम करते वक्त मुझे लगा कि पब्लिक सेवा में मेरी ज़्यादा रुचि है, तो उसके साथ साथ मैंने जॉब के साथ रहते ही सर मैंने पब्लिक सेवा की तैयारी शुरू कर दी। सर अभी मैं एसएससी द्वारा चयनित अभी सीजीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। तो सर अभी मैं करियर प्रोग्रेशन के तौर पे सर अभी मैं यूपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो सिविल सेवा में आना था तो क्या बीटेक करना जरूरी था? आपको ग्रेजुएशन में पीजी बीए भी कर सकते थे और भी। ये सर कर सकता था, बट जब मैं गांव से बिलोंग करता हूँ सर, तो वहाँ पे जो हमारे सीनियर्स थे तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये इसका स्कोप अच्छा है। ये करने के बाद तो उस समय सर ये बेटर लगा कि बीटेक करना उचित है, करियर स्कोप अच्छा होगा। लेकिन सर करियर में आने के बाद और बीटेक के दौरान मुझे लगा कि नहीं, जब ज़्यादा लोगों से मुलाकात हुई, बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट किया, तो मुझे लगा कि शायद सिविल सेवा में आके मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट समाज में और खुद की पर्सनालिटी में भी कर सकता हूँ सर। वर्तमान भारत सरकार के द्वारा है या जो सरकार चल रही है वर्तमान में, उसके द्वारा दो चेंज किए गए हैं। एक बजट के मामले में और एक योजना आयोग के स्वरूप को चेंज किया गया है। यस। दोनों के बारे में बताएं डिटेल में। सर बजट में 2017 में 2018 से पहले सर बजट जो था वो मार्च में सर लाया जाता था, 1 मार्च को। तो सर अभी 1 फरवरी को लाया जाता है। और रेलवे का बजट और जो आम बजट था वो दोनों अलग अलग हुआ करता था। अभी सर रेलवे बजट को नॉर्मल मतलब आम बजट में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये 2 बड़े बदलाव थे। और योजना आयोग के जगह पर सर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को लाया गया है सर। तो सर क्या जिसमें से जैसे पहले योजना आयोग में सर 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, 5 साल का प्लान बनता था। तो सर नीति आयोग बनाने के पीछे ये मूलभूत कारण था कि जिस टाइम पे योजना आयोग का गठन हुआ था उस समय की सामाजिक व वैश्विक परिस्थितियां अलग थी, उस समय के अनुसार से उचित था। लेकिन अभी का समाज, अभी की सोसाइटी इतना तेजी से चेंज हो रहा है कि 5 साल का पीरियड जो होता है वो बहुत लंबा पीरियड होता है। तो इसलिए नीति आयोग ने 3 साल, 5 साल और 10 साल, 3 ईयर, 7 ईयर एंड 10 ईयर्स का प्लान लाया, जो कि मतलब जो उन सभी चीज़ों को कवर करता है जो शॉर्ट टर्म में तुरंत चेंज की आवश्यकता है समाज में, और जो एक लॉन्ग टर्म विजन है वो भी प्रदान करता है। तो सर अभी के लिए ज़्यादा उपयुक्त नीति आयोग मुझे लगता है। योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग जिस उद्देश्य से लाया गया, जी क्या वो अपने को प्रासंगिक कर रहा है, रिलेवेंट कर रहा है, या केवल नाम बदल गया है, बाकी चीजें? नहीं सर, मुझे लगता है कि सर बदलाव आया है, और जिस चीज़ों के लिए योजना आयोग, नीति आयोग को लाया गया है, तो मुझे लगता है सर उस पर खड़े उतर रहे हैं सर। अच्छा, ठीक बात है। इसे थिंक टैंक क्यों कहा जाता है सरकार का? सर इसमें क्योंकि सर अभी बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे इंडेक्स भी आ रहे हैं, तो एक पैनल है जो समाज में जितने भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है उन चीज़ों पे भी विचार किए जा रहे हैं। तो एक और जो स्टेट्स है उनका हैंड होल्डिंग भी किया जाता है, सजेशन भी दिया जाता है। जो रीजनल लेवल पे प्रॉब्लम है उसको भी एड्रेस किया जा रहा है। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में अलग अलग जगह पे जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम, शिक्षा की प्रॉब्लम, तो वहाँ पे स्कॉलर्स है सर, उसमें स्टेट को मदद कर रहे हैं। तो इसलिए सर मुझे लगता है थिंक टैंक। तो बजट को 2017 में रेल बजट और आम बजट को एक में मिला दिया गया। यस। अब पहली बार इसे अलग कब किया गया था? सर 1924 में किया गया था, एक्वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे सर। क्लियर है? यस। कब एक्वर्थ कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? सर पूरी तरह से याद नहीं है, सॉरी सर, बट शायद 1924 में ही आया था सर। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? सॉरी सर ये। अच्छा, भारत में कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री रह चुके थे? सर अभी तो फिलहाल मनमोहन सिंह जी का नाम ध्यान में आ रहा है सर, बाकी सॉरी सर मुझे। अच्छा। लोकतांत्रिक समाजवाद से आप क्या समझते हैं?
भारत में जिस समाजवाद जी को सर। हमने लिया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। यस सर। तो क्या इसका मतलब है, क्या इसका सर अर्थ है? इसका मतलब है कि सोशलिज्म, ये मतलब है कि इसमें जैसे कि चाइना भी अपने आप को सोशलिज्म कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एक गोल है हमारा, सोशलिज्म का जो गोल होता है कि इक्वालिटी लाने का, तो वो हमारा गोल है जो हम लोग डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू अचीव करेंगे। तो इसलिए सर इसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा जाता है। जैसे कि अगर यूएस को लिया जाए तो वहाँ पे कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, कैपिटलिस्टिक गोल जो है वो डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू अचीव किया जा रहा है। और चाइना में सर सेम गोल कम्युनिस्ट मीन के थ्रू अचीव किया जा रहा है। हमारे यहाँ सर वो डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू अचीव करने का ये है। वैज्ञानिक समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद में अंतर क्या है? सर वैज्ञानिक समाजवाद का थॉट क्या है, किस विचारधारा पे वो काम करते हैं? सर ये जानकारी नहीं है, सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की है, इसमें तो क्या पढ़ा है इसमें आपने? मेनली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो एक्टिव डिवाइसेस होते हैं सेमीकंडक्टर्स, और उस पे जो सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं उनका अध्ययन किया। व्हाट इज सर्किट? Interconnected parts of active and passive devices which provides output after getting some input is exact definition तो मुझे मैम याद नहीं है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं? मैडम अभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था, तो मुझे लगता है कि अभी इंटरनेट के एज में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी का है। और जो लीकेज होती है वो सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन चैनल जो है इसका कारण से बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन मीडियम के माध्यम से जो लास्ट माइल डिलीवरी है वो किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का नॉलेज मुझे वहाँ काम आएगा, और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने में लगता है कि वो काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा। अच्छा, 3 समुद्री जलधाराएं जो कि गर्म है और 3 जो कि ठंडी है, उनके नाम बता दीजिए। ठंडी में एक पेरू करंट है, और लैब्राडोर करंट है, और ओयोशियो करंट है। और जो गर्म जलधारा है उसमें ब्राज़ील है, और सोमाली करंट है, एंड कैनेडी करंट। आप जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, ये Yes, ma'am. जीएसटी क्या है फुल फॉर्म इसका? मैम इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। कब And, आया ये? 1 जुलाई 2017 को मैम। कौन सा अमेंडमेंट था ये कॉन्स्टिट्यूशन का? 101 अमेंडमेंट था और 124th अमेंडमेंट बिल था। ओके, और कौन सा आर्टिकल इसमें आया है, नया जोड़ा गया है? इसमें आर्टिकल 279A मैडम जुड़ा गया, जिसके तहत जीएसटी काउंसिल का प्रावधान है। तो इसमें क्या करते हैं जीएसटी को, थोड़ा सा आप समझाएंगे हमें? मैडम जीएसटी एक्चुअली इज मल्टी स्टेज कॉम्प्रिहेंसिव एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सो कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए क्योंकि जितने स्टेट टैक्स थे और सेंट्रल के टैक्सेस थे सबको सबस्यूम कर लिया गया है, लाइक एक्साइज टैक्स एंड वैट। मल्टी स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट सभी को नहीं मिलता था, तो इस कारण से चीज़ों का दाम जो है वो ज़्यादा होता था, इनपुट कॉस्ट ज़्यादा लगता था। तो अभी सारे टैक्स कंज्यूम हो गए हैं, तो हर एक स्टेज पे इनपुट क्रेडिट मिलता है। और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसलिए मैडम क्योंकि दिस इज अ टैक्स विच इज लेवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द कंजम्पशन लेवल। ओके, ये बताइए क्या सभी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है? नो मैडम। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? नो मैडम। क्या समझते हैं दोनों में, क्या डिफरेंस है, या कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? मैडम कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, जो एक रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन और अनरिटन, ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कंट्री को चलाने के लिए। डिफरेंट पार्ट्स जो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड इन तीनों को चलाने के लिए। तीसरा कौन सा पार्ट? बॉडी। एंड तीसरी बॉडी कौन सी? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल एग्जीक्यूटिव। और इनके फंक्शन क्या है? एग्जीक्यूटिव है जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं, और लेजिस्लेटिव है जो लॉ को फ्रेम करते हैं, और जुडिशियरी है जो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ग्रिड्स कितने प्रकार की हैं? ग्रिड्स यस। मैडम मतलब याचिकाएं?
संविधान अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 पढ़ा है आपने? यस मैम, रिट, ओके ओके, सॉरी मैडम, मैं सुन नहीं पाया था। रिट्स है जो अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है देन वो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो ये रिट का तो 32 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं? नो 30, सॉरी मैडम, 32 में आर्टिकल 226 में जा सकते हैं हाई कोर्ट में, 32 सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। तो रिट इशू कितने प्रकार की हुई? 4 प्रकार के मैडम होते श्योर हैं। हैं आप 4 हैं? यस मैडम। 4 हैं कि 5 हैं? सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँ, शायद 5 हैं। ओके सर। समाज शास्त्र आपका विषय है। यस वर्तमान समय में समाज महिला प्रधान समाज है या पुरुष प्रधान समाज है? सर, पुरुष प्रधान। पुरुष प्रधान समाज है। यस सर, मतलब अगर एक वैचारिक स्तर पे देखें तो सर हमारा एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर समाज में जो बताया गया वो सर एक इक्वल सोसाइटी की अवधारणा दी गई है, और एक्चुअल अगर इन प्रैक्टिस अगर देखें तो सर एक पैट्रियार्कल सोसाइटी माइंडसेट है हमारे समाज में। कैसे कैसे आपको लगता है, कहाँ पर आपको ऐसा फील हुआ? सर जैसे कि अगर जन्म से अगर पूरे लाइफ साइकिल में देखें, अगर जो ह्यूमन का लाइफ साइकिल होता है, तो जन्म के समय में भी अगर हमारा सेक्स रेशियो एट बर्थ अगर देखें तो वो काफ़ी कम है, डिस्टॉर्टेड है, मतलब वुमेन की संख्या काफ़ी कम होती है। और उसके बाद जो स्कूल में इनरोलमेंट लेवल भी है, तो जो ज़्यादा ड्रॉप आउट होता है वो लड़कियों का ही होता है। और अगर जॉब में जाती हैं तो वहाँ पे ग्लास होता था या होता है? सर अभी भी होता है सर। अच्छा। तो सर अभी जॉब में अगर जाते हैं तो वहाँ सर ग्लास सीलिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि एक लिमिट के बाद उनका करियर प्रोग्रेशन नहीं होता है। फिर जॉब पे सेक्सुअल हरासमेंट की भी प्रॉब्लम है। तो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल सर दे फेस डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सो इसलिए मुझे लगता है अतीत में ऐसी कोई जो है व्यवस्था रही है या कोई समय ऐसा रहा है जब समाज महिला प्रधान रहा हो? यस सर, अर्ली वैदिक पीरियड में सर ऐसा, मतलब दोनों को समान अधिकार प्राप्त है सर, ऐसा कहा जाता है। और एक डिनेस्टी था उसका सर अर्ली वैदिक पीरियड में कहा सर, जैसे कि लोपामुद्रा है, ये सब जो वैदिक स्कॉलर उस टाइम पे हुआ करती थी। तो और उस टाइम पे सभा और समिति में भी सर इक्वल राइट्स दोनों को प्राप्त थे वुमेन्स को। समिति में भी? यस सर। श्योर? यस। कि सभा और विदत में? सॉरी सर। अच्छा। आप हमें ये बताएं कि महिलाओं का उपनयन संस्कार कब से बंद कर दिया गया? सर ये टाइमलाइन तो पता नहीं सर, सॉरी। अच्छा। समावर्तन संस्कार क्या होता है? ठीक। चारों आश्रम की बात किस उपनिषद में सबसे पहले हुई? सर रिकॉल नहीं कर। यूटोपियन समाज से क्या समझते हैं? सर यूटोपियन समाज एक आइडियल सोसाइटी की सर अवधारणा है सर, इसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त हो और एक इंक्लूसिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है सर। नेहरू के समाजवाद से क्या समझते हैं? सर नेहरू जी का समाजवाद था जिसमें एक इक्वलिटेरियन सोसाइटी की अवधारणा थी सर, जिसको साइंटिफिक मीन्स से सोसाइटी में अचीव किया जा सकता है उसको सर। मतलब आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया है। यस सर। आप देखेंगे कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट होते हैं, संचार के उपग्रह, किस ऑर्बिट में स्थापित करते हैं इनको? सर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है सर। क्या है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट? सर वो अर्थ के कंपैरिजन में हमेशा स्टेशनरी दिखते हैं, मतलब उनका टाइम पीरियड और अर्थ का टाइम पीरियड सेम होता है सर। अच्छा, कितनी ऊंचाई पर प्राप्त होता है? सर 36,000 किलोमीटर से। किलोमीटर्स में। अभी एक नेटवर्क की बात चल रही है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। यस सर। क्या है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? सर जैसे हम किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी सर्वर से जुड़ सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो एक नॉर्मल मीडियम होता है जिसमें कोई भी एक पब्लिक नेटवर्क काइंड ऑफ इंटरनेट कहा जा सकता है। तो अगर कोई अगर सिक्योर कम्युनिकेशन हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जहाँ पे सर हमें सिक्योरिटी का ज़्यादा कंसर्न है, तो उसके लिए सर एक काइंड ऑफ पाइपलाइन इस्टेब्लिश किया जाता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, तो उसी को सर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं सर। हम लोग अपने ऑफिस में भी सर जो सर्वर है उसको कनेक्ट करने के लिए VPN का यूज़ करते हैं। अच्छा, VPN और LAN में लोकल एरिया नेटवर्क, यस। इसमें क्या अंतर है?
सर लोकल एरिया नेटवर्क में हमारा एक लोकल एक सर्वर होता है, उससे हम लोग जुड़ते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और इसका सर क्षेत्र काफ़ी लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा दूर तक लैन नहीं कनेक्ट किया सकता है, बट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो ये जीपीएस जो है ये किस प्रकार का सैटेलाइट है? सर किस श्रेणी में रखेंगे सैटेलाइट को? जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो हमको दे रहा है, इसको किस एक विशेष प्रकार का सैटेलाइट इसको कहते हैं? सैटेलाइट के थ्रू ये सेवा मिल रही है? यस सर। सर किस में रखेंगे इसको? सॉरी सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल क्या अंतर है दोनों में? सर प्राइमरीली इलेक्ट्रॉनिक्स में सर एक्टिव डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जैसे सेमीकंडक्टर्स, और इलेक्ट्रिकल में सर हम लोग पैसिव डिवाइसेस लाइक कैपेसिटर, इंडक्टर्स, इन सब का अध्ययन करते हैं। अच्छा, टेम्परेचर का कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव है? कंडक्टर में और सेमीकंडक्टर में क्या फर्क आएगा? मान लीजिए टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं यस सर। तो कंडक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा और सेमीकंडक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से, या हम ऐसे कहें कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को कैसे डिफरेंशिएट करें, हम अलग अलग कैसे पहचानें? सर सेमीकंडक्टर में एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, उससे पहले उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन जैसे ही उस थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे हम लोग पहुंचते हैं तो उसके बाद वो एक नॉर्मल कंडक्टर की तरह वो बिहेव करने लगता है सर। बट कंडक्टर्स में ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है सर। वो उनके कक्षा में सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑलवेज मतलब फ्लो कर सकते हैं। अगर लो वोल्टेज है तो लो करंट फ्लो करेगा, और हाई वोल्टेज है तो हाई करंट फ्लो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ वोल्टेज सेमीकंडक्टर टाइप कंडीशन उसमें नहीं होता है। नहीं होता। सिलिकॉन वैली क्या है? सर सिलिकॉन वैली यूएस में एक एरिया को कहा जाता है जिसमें काफ़ी जितने टेक्निकली एडवांस कंपनी है वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है सर। सो बेंगलोर में सर को इंडिया में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त हम रोबोट्स का विकास कर रहे हैं। यस सर। दुनिया में हो रहा है और इनका प्रयोग भी हम कर रहे हैं। इनका प्रयोग भारत जैसे देशों में कितना न्याय संगत है? सर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही, न सिर्फ न्याय संगत है बल्कि सर इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है। हमारे जो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज है उसको काफ़ी इजीली हैंडल किया जा सकता है एआई का यूज़ करके सर। नहीं, रोबोट्स में इसको करके और रोबोट का उपयोग करना। ओके, ये सब यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है बट अभी भी यूज़ किया जाता है। तो रोबोट्स का यूज़ उन एआई के साथ जो रोबोट बनेंगे उनको सर ऐसे हैजार्डस काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। बजट में कहा गया ग्रीन हाइड्रोजन। क्यों ग्रीन हाइड्रोजन को एनर्जी का सबसे बेस्ट वो मान रहे हैं? क्योंकि सर ग्रीन हाइड्रोजन को वाटर मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करके बनाया जा सकता है और इसकी मात्रा सर बहुत ज़्यादा है, 75% है अर्थ पे, तो इसलिए से इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जा सकता है। लास्ट में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जो निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियां हैं, यस उनका परसेंटेज वाइज 3 जिला ज़्यादा से कम की तरफ। सर सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है सर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 बता रहे हैं सर। क्षमा चाहूँगा सर, 3 मुझे याद नहीं है सर। अनुसूचित जाति की बात सर ने भी पूछा आपसे, तो अनुसूचित जाति से कितनी सीट लोकसभा के लिए आरक्षित है? सॉरी सर, ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। लिंगानुपात सबसे अच्छा भारत में किस राज्य का है? सर केरल। और उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का सर 918 है सर। सबसे बेहतर लिंगानुपात के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के 2 जिले के नाम बताएं। सर एक तो जौनपुर है सर, सेकंड तो नहीं याद आ रहा है सर। अच्छा, जनसंख्या के दृष्टिकोण से, सर्वाधिक जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के 3 जिले के नाम। सर फर्स्ट नंबर पे प्रयागराज है सर, एंड सर दूसरा तीसरा सर। ओके, थैंक्स। थैंक यू सर। मैं कभी बैठे। थैंक यू सर। अच्छा प्रयास किया आपने, है ना? बिल्कुल, एक्सप्रेशन आपका, नॉलेज का जो लेवल है आपका अच्छा है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको और बेहतर करना है। कब इंटरव्यू है अपना? सर 3 मार्च को। 3 मार्च को है।
तो अभी थोड़ा सा टाइम है, यस तो कुछ और जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, यूपी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ओके सर क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू है, तो प्रांत से, राज्य से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके सर तो इन सारी चीज़ों को क्लियर रखना है कि Okay, हाँ, लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या का रेशियो क्या है, अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन का क्या लेवल है, कितने लोग वहाँ पे लोकसभा में हैं, मतलब जो कॉमन जो जानकारियाँ वो ध्यान में रखना है। और जहाँ पे प्रश्न नहीं क्लियर है तो वहाँ पे सॉरी बोलना है। ओके सर गेस नहीं करना चाहिए हाँ, गेस नहीं करना है और थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि उससे ना बोर्ड इरिटेट हो जाता है कि Okay. हाँ, तो जहाँ पे प्रश्न का उत्तर क्लियर नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना चूंकि ये पर्सनालिटी टेस्ट है, तो कहीं ना कहीं आपकी ऑनेस्टी को बताता है ओके कि आप बरगलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वीकार कर रहे हैं कि Okay. आपको पता नहीं नहीं है। और थोड़ा अभिवादन का जो तरीका है उसको ओके हाँ बेहतर करना है। सर कैसे उसमें क्या चेंज कर सकते हैं सर हाँ, मतलब? एंट्री जैसे आप सर बोल जैसे आपने एंट्री की थी तो आप वॉक करते हुए आ रहे थे और ग्रीट कर रहे थे, ओके आप आगे थोड़ा सा फेस कर लें बोर्ड की Okay. ओर, और फिर प्रॉपर्ली आपने जैसे गुड आफ्टरनून ही किया है तो हल्का सा बेंड के गुड आफ्टरनून सर चेयरपर्सन को Okay. पहले करें, फिर कोई मैम है तो उन्हें करें, बाकी एक नज़ारा सबकी ओर देखते हुए बोल दें, फिर आके बैठे। और अगर आपको बैठने को कह दिया जाए तब बैठे, थैंक यू बोल के बैठे। और मान लीजिए 1-2 मिनट कभी कभी टेस्ट करने के लिए बोर्ड ध्यान नहीं देता है कि आपका क्या रिस्पॉन्स है, तो आप कुछ देर खड़े रहिए, 1 मिनट देखने के बाद 2 मिनट देखने के बाद आप पूछ लीजिए मैं ही सर, तो वो आपको परमिशन देंगे तो थैंक यू बोल के बैठे। जाए भी तो जब आपको बोल दिया जैसे सर ने कहा ओके थैंक यू, आप खड़े हो, थैंक यू बोले, फिर एक बार सबको ग्रीट करें और फिर ओके जाते टाइम भी मैडम ग्रीट हाँ नमस्ते या जो भी आप करना चाहते हैं तो करें। वहाँ पे ना पेशेंस को देखने के लिए कभी कभी बोर्ड नज़रअंदाज करता है कि आप अपने से बैठ जाते हो या बोलने के बाद ही, अलाउ करने के बाद ही बैठते हैं, तो इसी सब चीज़ों को ध्यान रखें। सर जैसे कि मैडम आपने बोला कि ग्रीट करने के लिए, तो वहाँ मैं गेट से आता हूँ, बीच में रुक के बोल ग्रीट करना चाहिए, यहाँ आके ग्रीट करना चाहिए, कौन सा बेटर आप आ जाए यहाँ तक, हल्का सा आ जाए वहीं पे जहाँ से लगे Okay. कि आई कांटेक्ट होने लग गया है, ओके गेट से तो करेंगे नहीं, Right. थोड़ा सा एंट्री कर जाए, हम्म। यहाँ तक बीच में आके आप कर दें, क्योंकि आई Okay. कांटेक्ट हो चुका है, अब Okay. ऑकवर्ड लगेगा अगर आप यहाँ तक आने के बाद करें, यस यस और फिर उसके बाद फिर आप 2 कदम बढ़ के अपनी सीट पर आए और वो खुद ही आपको बैठने ओके सर एक और क्वेश्चन था कि कुछ हिंदी के टर्म थे सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो जैसे यूपी का एग्जाम दे रहा हूँ तो हिंदी का नॉलेज तो आवश्यक है, मेरी मातृभाषा भी हिंदी है, हाँ, लेकिन पर मेरा बहुत जरूरी नहीं है, जैसे कोई शब्द नहीं क्लियर है आप बोल सकते हैं, क्योंकि बोर्ड मेंबर को इंग्लिश भी आती है और है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुछ टेक्निकल शब्द होते हैं यस तो उसकी हिंदी नहीं पता होना कोई बड़ी बात है नहीं, बोर्ड मेंबर को भी पता होता है ये बात, ओके तो उसको अन्यथा अच्छा नहीं सर लेना। जैसे कि मुझे 1-2 बार मतलब हिंदी यूज़ करने में, हिंदी लाइन में बोलने में भी लग रहा था कि मुझे वर्ड को खोजना पड़ रहा है, तो इंग्लिश में मैं उसको काफ़ी इजीली बोल सकता था, तो वो क्या उचित होगा कि मैं इंग्लिश में कुछ बोल सकते हैं। अब जहाँ पे आप हिंदी आपको नहीं समझ में आ रही है या शब्द नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे कुछ न बोलने की अपेक्षा तो ज्यादा अच्छा नहीं कि आप इंग्लिश शब्द बट प्रेफर होगा कि हिंदी का इस्तेमाल नहीं करें। एकदम शुद्ध आप तो बोलेंगे नहीं हाँ, हिंदी, वो फिर आप लगेगा नहीं कि आप जेन्युइन हैं ओके। और नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, और आप इंजीनियर हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी लैंग्वेज में इंग्लिश टर्म्स होंगे। बोर्ड का ये तो नियम है कि अगर इंग्लिश हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में बताइए, इंग्लिश में पूछा जाए तो इंग्लिश में बताइए। हाँ लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था तो उसमें भी कुछ उन्होंने पूछा नहीं था, सीधे वो जैसे पूछे थे वैसे ही मैंने जवाब वैसे ही दिया। जवाब दिया, बिल्कुल। जैसे मैडम आपने बोला जाते टाइम जैसे थैंक यू बोल के मैं उठ के जा रहा हूँ, हम्म। तो और उसके साथ क्या बोला आप थैंक यू बोल के खड़े होकर नमस्ते एक बार हल्का सा बस एक बार कर ले, सबको करने की जरूरत नहीं, एंड देन ओके जितनी सरलता से आए उतनी ही सरलता से जाए, हाँ ओके जल्दबाजी में न जाए। ओके ठीक है, थैंक यू सर। वेरी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।